जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोगों के लिए कक्षा 10 साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा वो बिल्कुल यहीं से मिलने वाला है, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन है ना, आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर सिंपल तरीका से यहाँ पर समझाऊंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब अगर किसी भी प्रकाश है और प्रकाश स्रोत के सामने अगर कोई भी वस्तु अगर आप रख देते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है। तो उससे एक छाया बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जिसको कि प्यारे बच्चों हम लोग परछाई के भी नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों। तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। तो जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो एक यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है प्यारे बच्चों, कितनी होती है। तो जो क्षमता होती है ना, 1 डायोप्टर होती है, जिसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो यानी कि किस लेंस को जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि प्रकाश की चाल विभिन्न यहाँ पर माध्यमों में होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों कि अगर जो प्रकाश की चाल होती है और उसका माध्यम बदलेंगे, तो माध्यम में जब प्रकाश की चाल होगी तो उसका चाल क्या होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर कहने का मतलब कि अगर प्रकाश का अगर चाल की माध्यम अगर बदल रहे हैं, दिशा को बदल रहे हैं, तो वहां पर वो क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब कि प्यारे बच्चों, आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होता है, यानी कि जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यानी कि कितना होता है प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 4 दशमलव यानी कि 2.42 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक अपसारी लेंस बनता है, यानी कि एक सारी लेंस क्या बनाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि एक अपसारी लेंस जो प्रतिबिंब बनता है, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। कहने का मतलब कि प्रकाश यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पर कि आकाश का यानी कि नीला रंग प्रतीत होना किस परिघटना का उदाहरण है। तो किस परिघटना का उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो यानी कि 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन का यानी कि उदाहरण है। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्राथमिक यानी कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। कहने का मतलब कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है, यानी कि कौन कौन सा है। तो कहने का मतलब कि लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी होता है, यानी कि इनमें से सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वृहद यहाँ पर संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका यानी कि कोशिकाएं कहाँ होती हैं। तो बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है प्यारे बच्चों। तो देखिए कहाँ पर होती है, तो रेटिना में होती है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए
किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है प्यारे बच्चों? तो दूरदृष्टि, यहाँ पर दूर देखिए कितने अक्षर में है, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 2 अक्षर में है, तो इसका आंसर हमारा 3 अक्षरों वाला होगा, यानी कि उत्तल हो जाएगा। तो उत्तल लेंस देखेंगे कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जिसका कि हमारा बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि मानव नेत्र के यानी कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो मानव के नेत्र के लिए जो दृष्टि का अस्थायित्व होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है? 1/10 सेकेंड होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक प्यारे बच्चों यहाँ पर वाट के बराबर होता है? तो कहने का मतलब कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जूल प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद्युत यानी कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जो हमारा होता है ना, वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुआ है कि 1 किलो यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो दाएं हाथ के अंगूठे नियम के यानी कि नियम को प्रतिपादित कौन किया था प्यारे बच्चों? तो फ्लेमिंग ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए विद्युत धारा यानी कि विद्युत फ्यूज है, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर में यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों? तो एक यानी कि 10⁻⁻6 एम्पियर यानी कि एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। तो इसका देखिए प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि यानी कि इलेक्ट्रिक जो हीटर की कुंडली बनने में किस पदार्थ का यानी कि प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर होता है प्यारे बच्चों, जो उसका कुंडली बना होता है, किस तार का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा यहाँ पर उत्तरदायी है प्यारे बच्चों? तो देखिए यानी कि CO2, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड नाम है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है प्यारे बच्चों? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है यानी कि जीव जंतुओं को लाखों करोड़ों वर्षों साल दब जाने के बाद धरती में जो ईंधन प्राप्त होता है उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जीवाश्म इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है और उपयुक्त सभी, यानी कहने का मतलब कि डी में उपयुक्त सभी जब दिया है तो उपयुक्त सभी भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि देखिए सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का जो स्रोत है प्यारे बच्चों वो क्या है? तो जो विशाल ऊर्जा का स्रोत है ना प्यारे बच्चों, यानी कि नाभिकीय संलयन है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध का जो
जो निर्माण किया गया था प्यारे बच्चों, उसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, भूमि सिंचाई के लिए भी इसका निर्माण किया गया था, बिजली उत्पादन भी के लिए किया गया था, और जल आपूर्ति के लिए भी इसका निर्माण किया गया था। तो यानी कि इनमें से सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौनों में जो उपयोग होता है प्यारे बच्चों, वो किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो यानी कि सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जल में जब विद्युत अपघटन में कैथोड पर जो गैस यानी कि मुक्त होती है, उस गैस का क्या नाम है प्यारे बच्चों? तो उस गैस का जो नाम है ना, क्या है? यानी कि हाइड्रोजन है। जो राइट आंसर हो जाएगा ना हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया क्या दिया है, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ पर कार्बन मिलकर यहाँ पर संयोग करके क्या बना रहा है? तो Zn+O2 यानी कि CO बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है कि अपचयित हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है प्यारे बच्चों? तो हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस यानी कि चूना जल को दूधिया कर देता है? तो निम्नलिखित में से कौन गैस प्यारे बच्चों यहाँ पर चूना जल को दूधिया कर देता है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि CO2। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है प्यारे बच्चों? तो Ca×OH का होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दंत मंजन प्राय होता है, तो दंत मंजन कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नींबू कौन सा अम्ल यानी कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है ना, वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? तो 10.5 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क क्या है प्यारे बच्चों? तो देखिए जो जस्ता का अयस्क होता है वो क्या होता है? तो जिंक ब्लेड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है, यानी कि वह कौन सा धातु है जो सिर्फ अम्ल राज में ही घुलेगा? तो अम्ल राज का जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों सबसे पहले जान लीजिए, यानी कि 1:3 यहाँ पर 3 होता है, जिसको हम लोग एकोरेजिया के भी नाम से जानते हैं। तो धातु जो सिर्फ यानी कि अम्ल राज में घुलता है वह कौन सा धातु है प्यारे बच्चों? तो उस धातु का नाम है यहाँ पर Au यानी कि सोना। जो कोई आप लोग को पता होगा प्यारे बच्चों, यानी कि गांव में जो लोग आते हैं कभी कभी बोलता है कि यहाँ पर सोना और चांदी को यहाँ पर क्या करता है? साफ करता है। तो वहां पर क्या करता है कि अम्ल राज का सहायता लेकर के सोना को क्या कर लेता है कि उसमें गला लेता है। यानी कि चलिए प्यारे बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है प्यारे बच्चों? तो CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीलियम गैस है, यानी कि हीलियम किस प्रकार का गैस है प्यारे बच्चों? तो हीलियम एक क्या है? यानी कि हीलियम एक अक्रिय गैस है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे यहाँ पर कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो देखिए सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ना वो क्या है? तो यानी कि हीरा है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र होता है। तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है ना C6H6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच
कौन आबंध बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन से आबंध बनते हैं प्यारे बच्चों। तो यानी कि जो उस आबंध का नाम है, उस आबंध को हम लोग क्या कहते हैं, तो एकल आबंध कहते हैं, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूना जल का रासायनिक नाम है, यानी कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है प्यारे बच्चों। तो चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइनाइड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12, यानी कि C12H22O11 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अवक्रियाशील है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अवक्रियाशील है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 45 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि C3H8 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त यानी कि सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को अपनाया था प्यारे बच्चों। तो देखिए यानी कि परमाणु दंड यानी कि परमाणु द्रव्यमान वाला मापदंड को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है प्यारे बच्चों। तो यानी कि मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइलाइड यानी कि समूह का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर हाइलोजन यानी कि समूह का सदस्य है प्यारे बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन हाइलोजन समूह का सदस्य है, तो कौन है प्यारे बच्चों। तो यानी कि 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, हाइलोजन समूह का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिंक की परमाणु संख्या होती है, तो जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों। तो देखिए जिंक की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 30 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं प्यारे बच्चों। तो यानी कि अधातु जो होते हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिला ने यहाँ पर जाने दी थी। तो किस गांव में दी थी प्यारे बच्चों, यानी कि राजस्थान के किस ग्राम में यानी कि चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कौन सी गांव था वो, उस गांव का क्या नाम था। तो उस गांव का जो नाम था प्यारे बच्चों रैनी नाम एक गांव था, यानी कि इसी गांव की महिलाओं ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। तो निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए किसके कारण बिगड़ जाता है, तो बढ़ती मानव यहाँ पर जनसंख्या के कारण यहाँ पर यानी कि बिगड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पर्यावरण को प्रदूषण से यहाँ पर बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचने के लिए यानी कि बचाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है प्यारे बच्चों क्या है। तो सबसे अच्छा जो तरीका है ना वो यानी कि वस्तु का पुनर्चालन करके, वस्तु का यानी कि पूर्ण उपयोग करके और वस्तु के उपयोग में कमी। तो देखिए प्यारे बच्चों अगर वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे और वस्तु का पुनर्उपयोग हम लोग करेंगे और वस्तु का पुनर्चालन करेंगे तो हमारा क्या हो सकता है, पर्यावरण दूषित होने से बच सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए सौर सेल में यहाँ पर प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है प्यारे बच्चों। तो CH4 यानी कि मीथेन एक क्या है, बायोगैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के यहाँ पर दांतों की सबसे ऊपरी परत है, यानी कि मनुष्य की जो सबसे यानी कि ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। तो देखिए मनुष्य के सबसे
सबसे ऊपरी परत को हम लोग जो जिस नाम से जानते हैं, जो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, उस ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनेमल कहते हैं, जो कि हमारा यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है, तो अमाशय में पाई जाती है, जिसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन प्यारे बच्चों यहाँ पर वसा के पाचन में सहायक होता है, तो देखिए हमारा यानी कि 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइपेज। लाइपेज क्या करता है प्यारे बच्चों की वसा को पचाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीत रस का रंग कैसा होता है, तो पीत रस का यानी कि रंग आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों ना, तब पीला भी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और हरा भी मिलेगा। तो ज़्यादातर जो इसका कलर मिलता है ना, हल्का हरा ही मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन कहाँ से होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए पत्तियों से होता है, और पत्तियों में एक रंध्र पाया जाता है जो कि छोटे छोटे डॉट होते हैं, यानी कि रंध्र के सहारे ही पौधों में क्या होता है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, तो हरे जो पौधे होते हैं रात में कौन सी गैस को छोड़ते हैं, तो उसका नाम है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो कितने एटीपी का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए यानी कि किण्वन के फलस्वरूप जो एटीपी का निर्माण होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए इसकी मात्रा जो होती है प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है, 2 होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान यहाँ पर डायस्टोलिक यहाँ पर रक्त का दाब होता है, तो कितना होता है प्यारे बच्चों इसका दाब, तो देखिए इसका जो दाब होता है ना वो 120 mmHg होता है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, तो पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन किस अंग से होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कहने का मतलब तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है और फूलों में भी होता है, इसीलिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी कि अस्थि क्या है, यानी कि अस्थि क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए अस्थि यहाँ पर क्या है, तो अस्थि को हम लोग जान लेते हैं। अस्थि एक है ना, इनमें से कोई नहीं, यानी कहने का मतलब पदार्थ भी नहीं है, कोशिका भी नहीं है और उत्तक भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई आंसर नहीं हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पादप में अपशिष्ट यहाँ पर संचित रहते हैं, तो पादप में जो अपशिष्ट संचित रहते हैं वो कहाँ पर होते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए यानी कि छाल में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो वृक्क के यहाँ पर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। यह क्या है कि नेफ्रॉन की यानी कि क्या है, एक परिभाषा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, तो देखिए यानी कि टैनिन भी नाम है और रेजिन भी नाम है और गोंद भी नाम है, इनमें से सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, तो स्मरण शक्ति का जो मुख्य केंद्र होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, तो स्मरण शक्ति का जो मुख्य केंद्र होता है सेरिब्रम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रहा है कि जड़ का यहाँ पर अधोगामी वृद्धि कहलाता है, तो जड़ का यहाँ पर अधोगामी जो वृद्धि कहलाता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग रसायन यानी कि नुवर्तन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एस्ट्रोजन यानी कि स्रावित होता है, यानी कि एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है प्यारे बच्चों वो कहाँ पर होता है, तो देखिए वो अंडाशय में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्वपरागण निम्न में से किस पौधों में होता है। तो स्वपरागण निम्नलिखित में से किस पौधों में होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए जो स्वपरागण होता है ना वो किस पौधे में होता है, उभयलिंगी पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण यहाँ पर विकसित होता है। तो गर्भाशय के किस भाग में यहाँ पर भ्रूण यानी कि विकसित होता है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्ट्रोमेडियम में होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष यहाँ पर जननांग में पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्यारे बच्चों केवल यहाँ पर पुरुषों जननांग में पाया जाता है। तो कौन सा भाग है प्यारे बच्चों। तो देखिए यानी कि शुक्र यानी कि शुक्रवाहिका यानी कि सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनुवांशिकता का जो पिता किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो देखिए अनुवांशिकता का जो पिता कहा जाता है किनको कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन यहाँ पर मेंडल को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। अनुवांशिकता का जो पिता होते हैं कौन है प्यारे बच्चों। तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। तो किस यहाँ पर देश के एक पादरी थे प्यारे बच्चों। तो ऑस्ट्रिया के थे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी यहाँ पर पायदान पर अवस्थित है। तो कौन सबसे ऊपरी वर्गीकरण के पायदान पर उपस्थित है प्यारे बच्चों। तो देखिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जगत। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूक्ष्म यहाँ पर उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का जो उदाहरण है प्यारे बच्चों क्या है। तो देखिए सूक्ष्म उपभोक्ता का जो उदाहरण है वो क्या है। तो जीवाणु भी है और कवक भी है। यानी कि ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। यानी कि मांसाहारी जीवों को किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए मांसाहारी जीवों को हम लोग यहाँ पर कहने का मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा कितनी यानी कि ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। तो कितने प्रतिशत यहाँ पर स्थानांतरित होता है प्यारे बच्चों। तो देखिए केवल 10% क्या होता है स्थानांतरित होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस वीडियो में आप लोग को 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुका हूँ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।